चेंज इन डिमांड पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हमें चेंज इन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में पढ़नी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें डिमांड कर्व बनाएंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगी वो हमारा बन जाएगा मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज वहां से डिसाइड होता है। लेट से कह देते हैं कि $1 जो है वो कितने का है, 70 रुपीज का है रेट ऑफ एक्सचेंज, जो ये ब्लैक पेन से बना हुआ है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां से जो रेट निकल के आई वो रेट हो गया क्या, 70 रुपीज $1 के हिसाब से। ये जो $1 है ये हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉलर की बात हो रही है तो ये डॉलर ही है, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रहेगा वो उसकी रेट ऐसी डिसाइड होती है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। अब क्या होगा, अगर जो है डिमांड इंक्रीज किया, है ना, ये एक केस बनाते हैं जब डिमांड इंक्रीज करता है। इस बार डिमांड को एक्सपेंड करना नहीं बोला जा रहा है, इस बार डिमांड को इंक्रीज करने का बोला जा रहा है। तो जब भी डिमांड जो है वो इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि डिमांड कर्व, नया एक डिमांड कर्व बनेगा राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में एक डिमांड कर्व बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी जो डिमांड कर्व था उसके एक राइट साइड में एक और डिमांड कर्व बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्या, D1। D1 नाम दिया हमने न्यू डिमांड कर्व का, और ये पुराने वाले डिमांड कर्व से राइट साइड बना था जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड से फिर देखेंगे कि ये जो सप्लाई वाली लाइन है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आया था। सप्लाई वाली स्लोप पे जिस जगह पे न्यू डिमांड D1 इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक नया रेट निकल के आएगा, यानी कि डिमांड इंक्रीज होने पे भी रेट में क्या हो जाता है, चेंज आता है। और किस तरीके का चेंज आता है, रेट जो है वो बढ़ के R से R1 बन जाएगी। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे $1 जो है वो अब क्या हो गया, 80 रुपी का हो गया है। अगर डिमांड इंक्रीज करता है और सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आया है तो रेट भी क्या करती है, राइज हो जाती है। इससे हमें ये बात पता चली। दूसरा केस पूछता है कि डिमांड में और किस तरीके का चेंज आ सकता है, तो हम दूसरी वाली बात बताएंगे कि डिमांड में एक चेंज आता है जिसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ओके, हम बोलेंगे क्या उसे, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि ये जो डिमांड कर्व है वो किधर की तरफ, वो अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस बार फिर से ग्राफ बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सेस पे ओरिजिन दिखाएंगे। उसके बाद एक सप्लाई कर्व बनाएंगे और एक डिमांड कर्व बनाएंगे। जहां इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, वो हमारा रेट हो गया $1 इक्वल टू 70 रुपी। ये इक्विलिब्रियम रेट हो गई फॉरेन एक्सचेंज की। इस बार क्या हुआ था, डिमांड कर्व में डिक्रीज हो रहा था। डिमांड कर्व में चेंज कैसा आ रहा था, डिक्रीज होने का, यानी कि डिमांड जो है अपने से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। नया डिमांड कर्व बना जो ये रेड पेन से बना हुआ है, इसे बोलते हैं क्या, D2। इसका नया नाम देंगे D2, क्योंकि पुराना डिमांड कर्व D1 डी नाम से था। जहां पे ये नया डिमांड कर्व D2 सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो बन गया इक्विलिब्रियम 2। इस पॉइंट को नाम देंगे क्या हम, E2। ये इक्विलिब्रियम 2 बन गया क्योंकि अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया हमें। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था जहां पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब ये डिमांड चेंज हो गया, चेंज होके डिक्रीज हो गया, तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ बना, जहां पे ये सप्लाई कर्व और न्यू वाला डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी E2 पॉइंट हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट क्या हुई है, पहले से नए इक्विलिब्रियम पॉइंट की रेट आ रही है R2, जिसमें दिख रहा है कि $1 जो है अब 60 रुपी का है ना। तो ये बात पता चली कि जैसे डिमांड डिक्रीज होता है, अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है और उसकी वजह से रेट में भी चेंज आता है। और कैसा चेंज आता है, रेट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात समझ में आई। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट मिला वहां पे एक नया रेट भी मिल जाएगा हमको, जिसे हमने नाम दिया है क्या, R2। ठीक है, डिमांड में दो तरीके के चेंज आते हैं, या तो डिमांड इंक्रीज होता है या तो डिमांड डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और राइटवर्ड शिफ्ट होने पे जहां पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा जिसे हमने यहाँ पे E1 नाम दिया था, उससे जो रेट निकल के आया वो पुराने वाले रेट से इंक्रीज ज्यादा होके दिख रहा था। डिक्रीज होने पे जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला E2, उससे जो रेट निकला वो पुराने वाले रेट से, पुराने वाले इक्विलिब्रियम रेट से कहीं कम रेट में दिख रहा था, यानी कि उससे लोअर रेट चल रहा था। ये था चेंज इन डिमांड। अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड में चेंज आता है फॉरेन एक्सचेंज के,
या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो क्या रेट बनता है, रेट में क्या चेंज आएगा, ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तब हम ये वाला फिगर बना के, इंक्रीज पूछेगा तो ये फिगर बना के इसको समझाएंगे, और डिक्रीज पूछेगा तो ये वाला फिगर बना के फिर इसे हम समझाएंगे। ये बात समझ में आई? यस मैम। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड पूछेगा, और उसकी वजह से रेट में क्या चेंज आता है, या इंक्रीज कैसे करता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन। तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है, वो मीनिंग समझ में आनी चाहिए, और मीनिंग के हिसाब से बनाना बिल्कुल सही सही चीज होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग बना के दिया, हो सकता हो तुम्हारे बुक में जो है दोनों एक ही ग्राफ में बना के समझाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ग्राफ में एक तरफ यहाँ डिक्रीज दिखा दिए और इधर की तरफ D1 बना के इंक्रीज करके दिखा देंगे, तो ऐसा भी बना सकते हैं। अगर इंडिविजुअली पूछता है तो हम भी अलग अलग ही बना के दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे कि ये देखो, एक पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ दो कंडीशन हम लोगों ने दिखाई थी ना। पहला कंडीशन क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा कंडीशन क्या था, डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इसके आगे भी कुछ यहाँ पे फिल करना है, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि इंक्रीज इन डिमांड से क्या हुआ और डिक्रीज इन डिमांड की होने की वजह से क्या हुआ, ये चीजें पढ़ेंगे। इसको छोड़ देना लिख के अभी ब्लैंक, जब नोट्स लिखना तो, या जब ये वाला टॉपिक लिखना। अब देखो, नेक्स्ट है टॉपिक चेंज इन सप्लाई, कि जिस तरीके से डिमांड के ग्राफ में चेंज आ रहा था, उसके कर्व में चेंज आ रहा था, उसी तरीके से सप्लाई में भी चेंजेस होते हैं। और सप्लाई में भी दो तरीके के चेंज होते हैं, वो है क्या, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई तब होता है जब सप्लाई कर्व, इस बार फिर से हम लोग वही काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सारी चीजें लिखना जरूरी होता है जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं। तो ओरिजिन बन गया ओ, डिमांड कर्व बनाएंगे डी, सप्लाई कर्व बनाएंगे एस एस, और जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हमने नाम दिया है पॉइंट ई। ई हमारा बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो है रेट निकल के प्राइस लाइन पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रेट है वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, कितनी वैल्यू है इसकी, $1 इक्वल टू 70 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, चेंजेस इन सप्लाई। सप्लाई में भी दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है या तो सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। तो अलग अलग केस बनाते हैं। अगर इंक्रीज होती है सप्लाई तो फिर से हमारे राइट हैंड साइड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस बार डिमांड को तो टच नहीं करना है, लेकिन जो सप्लाई कर्व है उसे हम अपने राइट साइड शिफ्ट करके एक नया सप्लाई कर्व बनाएंगे, और जिसे नाम देंगे S1। यहाँ पे भी S1, क्योंकि ये न्यू सप्लाई कर्व है, पुराना वाला S था और न्यू वाला क्या हुआ, S1। न्यू सप्लाई कर्व जहां पे डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसे हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट देंगे और उसका नाम होगा E1। ओके, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से फिर नया रेट भी निकल के आएगा, और नया रेट जो निकल के आया उसमें हमने नाम दिया क्या, R1। पुराना रेट था OR, लेकिन न्यू रेट क्या हुआ, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से OR1। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो पुराने वाले रेट से ये रेट नया वाला R1 डिक्रीज हुआ दिख रहा है हमें, है ना, उससे कम रेट है। और ये रेट पे अगर हम बोल सकते हैं कि $1 यहाँ पे 60 रुपी का चल रहा है। अगर सप्लाई में इंक्रीज होता है तो रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है और वहां से न्यू जो है रेट मिल जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर दूसरा एक केस आता है क्या, सेकेंड केस आता है इंक्रीज इन सप्लाई के बाद डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई होने का क्या मतलब है कि इस बार सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड, राइट ना आने की बजाय वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर से सेम काम करेंगे, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जब सप्लाई डिक्रीज करेगी यानी कि अब मेरे हमसे जो है लेफ्टवर्ड साइड जाएगी, जो पहले वाला सप्लाई कर्व है उससे लेफ्ट साइड से गई, न्यू सप्लाई कर्व मिला जिसे हमने नाम दिया है यहाँ पे S1 नहीं देंगे नाम, यहाँ पे नाम देंगे S2। ठीक है,
इस बार S2 नाम दिया हम लोगों ने न्यू सप्लाई कर्व को। और जब S2 जो है जिस जगह पे डिमांड वाले कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो बन जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हमने नाम दिया E2। ओके, E2 जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस पे जो टच कर रहा है यानी प्राइस पे नया रेट निकल के आया, उस नए रेट को हम लोगों ने नाम दिया R2, क्योंकि पुराना रेट R नाम से था। और जब हम देखेंगे इसे ऑब्जर्व करेंगे कि सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से जो रेट है पुराने वाले इक्विलिब्रियम रेट से नया वाला इक्विलिब्रियम रेट जो है वो इंक्रीज होके निकल आता है ना। तो नया रेट क्या बन गया, $1 की अब जो रेट है वो 80 रुपीज हो गई। ये एक अजम्पशन है, ऐसा कुछ रियल अभी ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में इतना ही रेट चल रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज होने पे वो हमें यहाँ पे पता चला, और इस ग्राफ को ड्रॉ करने पे अपने आप ही समझ में आया कि जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होती है यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और उस न्यू पॉइंट से हमें नया रेट निकल के आता है। और अगर हम देखेंगे तो पुराने रेट से वो हमेशा रेट ज्यादा हुआ रहता है। और इसका उल्टा केस था कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही थी यानी कि सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो रही थी, तो जो नया रेट आ रहा था सप्लाई के बढ़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं पुराने वाले रेट से और कम रेट आ रहा था उस वाले से। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी हम यहाँ 2 पॉइंट बनाएंगे, 2 कंडीशन देंगे, क्योंकि जो चेंजेस इन सप्लाई हुए थे उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, या तो सप्लाई इंक्रीज की थी या तो सप्लाई डिक्रीज की थी, है ना। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को चेंजेस इन सप्लाई एंड चेंजेस इन डिमांड पढ़ने में? अभी तक कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो? ओके, एक बात बताओ, अगर किसी चीज की प्राइस, मान लेते हैं इस पेन की प्राइस जो है ना, आज मार्केट में इस पेन की प्राइस जो है 60 रुपीज है, और कल के डेट में इस पेन की प्राइस जो है, ये एक पेन जो है हमें 80 रुपीज का मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये पेन क्या हो गया, पेन की प्राइस में कैसा चेंज आया? आंसर नहीं। अगर आज मार्केट में इस पेन की प्राइस हम पता करने गए और इस पेन की प्राइस है 60 रुपीज, एक पेन जो है 1 पेन हमें 60 रुपीज की मिल रही है, और कल की डेट में फिर से नेक्स्ट डे हमने मार्केट गए और देखा कि इस पेन की प्राइस जो है ना वो अब चेंज होके बन गई है 80 रुपीज, यानी अभी अभी वही सिंगल सेम पेन जो कल हमें 60 रुपीज की मिल रही थी आज वो हमको 80 रुपीज की मिल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पेन की प्राइस में किस तरीके का चेंज आया है? आंसर मी। पेन का रेट क्या हुआ है, पेन का रेट मैम इंक्रीज हुआ है। पेन का रेट क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है फिर इस बात को बताने के लिए कि इतना सिंपल सा आंसर कैसे हो जाएगा? अगर ये पेन का रेट जो है, डिमांड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ना तो सप्लाई की बात हो रही है। हमने सिर्फ सिंपल से एक बात बोली है कि ये पेन है, मार्केट में खरीदने गए थे, आज जो मुझे 60 रुपी का एक पेन, 1 पेन की रेट जो थी वो मार्केट में आज 60 रुपीज की मिल रही थी, और कल गए मार्केट में पेन लेने के लिए तो पेन का रेट जो है वो 80 रुपीज हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हुआ ना कि पेन का रेट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, 1 पेन जो पहले 60 रुपए की मिल रही थी अब वो मुझे मिलने लगी कितने रुपए की, ऐसे यहाँ बात करते हैं कि 1 पेन जो थी वो पहले कितने रुपए की थी, 60 रुपए की थी, फिर नाउ ये अर्लियर रेट है, और अब जो है 1 पेन जो है मुझे कितने की मिलने लगी, 80 रुपए की मिलने लगी। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज हुई है, पेन की रेट क्या हुई है, कल के कंपैरिजन में आज के पेन की रेट में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब यहीं पे एक बात अगर देखो कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि ये जो मैंने पेन बोला है, पेन काट दो, पेन नहीं बोला था, पेन की जगह मैंने बोला है कि $1 की रेट पहले 60 रुपए की होती थी, और अब जो है $1 की रेट जो है वो 80 रुपी हो गई है। ठीक है, ये पेन नहीं था, ये डॉलर था।
अगर मान लेते हैं, तो अभी भी क्या बोलेंगे हम कि क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि डॉलर की रेट भी इंक्रीज हो गई है। और हमने अभी पहले भी बोला था कि कभी कभी जो है फॉरेन एक्सचेंज की जगह पे मैं डॉलर वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, है ना। तो डॉलर वर्ड को यूज करने की जगह हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या है ये, दिस इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज हो गया है। पेन का रेट तो नहीं इंक्रीज हुआ है, और ये डॉलर समझ लो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के को बोलने के लिए एक एग्जांपल था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 60 से 80, पहले $1 हमें 60 रुपए का मिल रहा था, मतलब $1 के लिए हमें 60 रुपए पे करना होता था। अब जो है हमें $1 देने के लिए कितना रुपये देना पड़ रहा है, 80 रुपये देना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो गया, हुआ। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले जो है $1 की कीमत 60 थी, अब हमें $1 के लिए अपनी जेब से हमको अगर 80 रुपए दे पे करेंगे तब जाके हमें $1 का यूएस का कोई सामान खरीद सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं, जिसकी वहां पे तो $1 है, लेकिन पहले हमारे जेब से 60 रुपीज जा रहा था, अब हमारी जेब से 80 रुपीज जा रहा है। तो अगर हम अपने करेंसी के हिसाब से देखेंगे, मतलब कि मेरे जेब से कितना रुपए गया, पहले तो 60 रुपए जा रहा था, अब जो है 80 रुपए जा रहा है। तो यहाँ पे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, अगर हम डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से देख रहे हैं तो, या अपने पॉकेट के हिसाब से देख रहे हैं, बताओ। मैम नुकसान होगा। नुकसान हुआ ना, क्योंकि पहले हमें $1 का, मान लो वहां पे अगर कोई बुक लेना है ना, वो $1 की मिलती थी, तो हम 60 रुपए देते थे, वो बुक परचेज कर लेते थे। अब वही $1 की बुक लेने के लिए हमें अपने जेब से 80 रुपीज पे करना पड़ रहा है, यानी कि मेरा तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और इसी चीज को जब भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज कर जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेरे लिए क्या हो गया, करेंसी, अपने लिए हम लोग बोलेंगे कि हमारे लिए करेंसी जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई? जब भी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करता है, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम उसे अपनी लैंग्वेज में, फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, करेंसी डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में मेरे करेंसी की जो डोमेस्टिक, मतलब हम लोग रुपी यूज करते हैं, हमारे लिए रुपी है डोमेस्टिक करेंसी, वो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है यहाँ पे। तो इसी पूरे टर्म को, इसी चीजों को क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिशिएट होना। करेंसी कब डेप्रिशिएट होती है, जब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन एक्सचेंज। उस फॉरेन एक्सचेंज, वो तो अपना 1 का 1 ही रहा, लेकिन हमारी वैल्यू जो है घट गई ना, अब हमको अपने जेब से ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, यानी मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है, यानी मेरे लिए क्या हो गया, करेंसी डेप्रिशिएट हो गया। ये बात समझ में आई? बोलो। यस। यस मैम। अच्छे से समझ में आई, कोई डाउट? नो मैम। ओके। करेंसी डेप्रिशिएशन होता है, और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। आज वीडियो बना देंगे, कल डालेंगे, कल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल लाइव क्लास नहीं चलेगी। एक और टॉपिक है उससे रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। प्रिया, समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जो है इसको देखना, ये वाले वीडियो को, क्या बोला गया है दोबारा से एक बार सुनना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी डाउट रहेगी तो फिर लाइव क्लास जब होगी तो पूछ लेना एक बार। देखो, डॉलर, अगर $1 यहाँ पे है ना, $1 यहाँ पे जो है, अर्लियर यहाँ पे रेट चल रही थी 80 रुपीज, और अब जो है वहां रेट हो गई है कितनी, 60 रुपीज। पहले $1 80 का मिल रहा था, अब जो है $1 60 का मिलने लगा।
तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, ये फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने जेब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारा जो पैसा है, पहले $1 का बुक परचेज करने में हमें 80 रुपी देना पड़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ हम 60 रुपीज दे के ही उस परचेज को, उस बुक के परचेज को कर सकते हैं, जो हमें यूएस से खरीदना है या कहीं से खरीदना है, फॉरेन मार्केट से, है ना। यानी हमारा पैसा कहीं ना कहीं अभी बच रहा है। और इससे क्या होता है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज करता है, उसे हम बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। और इसके क्या इफेक्ट होते हैं और इसे आरबीआई कैसे इसे जो है इसमें चेंजेस लाती है, वो सारी चीजें हम लोग अपने कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।